सौरभ खत्री को पूर्वजों से मिली है विरासत में जनजीव, हरियाली, भारत माता, गौ माता और हिंदू सनातन संस्कृति शिक्षा से प्रेम करने की प्रेरणा। भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सौरभ खत्री पेशे से वकील हैं। सौरभ खत्री का जन्म नरेला विधानसभा के शाहपुरगढ़ी गांव के किसान परिवार में हुआ। इनके दादाजी क्षेत्र के जाने माने समाज सेवक पंचायती सामाजिक गतिविधियों में एक अलग मुकाम रखने वाले स्वर्गीय चौधरी सुखराम खत्री के बड़े पुत्र चौधरी ब्रह्म प्रकाश खत्री के घर में जन्म हुआ। आपका लालन पालन देहात क्षेत्र के किसान परिवार में हुआ, लेकिन पिताजी चाहते थे बेटा पढ़ लिख कर देश धर्म और क्षेत्र की सेवा करे। सौरभ खत्री ने पढ़ाई लिखाई कर LLB की और अब एक ईमानदार निर्भीक गरीबों की सेवा करने वाले एडवोकेट के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। सौरभ खत्री का परिवार आरंभ से ही हिंदूवादी रहा है। आर्य समाज, गौशालाओं और खेतीबाड़ी, पेड़ पौधे लगाने में संपूर्ण भूमिका निभा रहा है। परिवार भारतीय जनता पार्टी एक सच्चे सिपाही की तरह पार्टी की सेवा कर रहे हैं। देखिए पत्रकार और सौरभ खत्री के बीच हुई बातचीत का मुख्य अंश। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट फंडर रोहता सिंह योगी। आज मेरे साथ में हैं अल्लेपुर वार्ड निगम पार्षद भाई योगेश राणा जी। और योगेश राणा जी क्षेत्र के जाने माने समाज सेवी परिवारों में से आते हैं। और उसके साथ साथ में मैं अब आपको बता दूं, अभी इस समय जो मौजूद है वो शाहपुरगढ़ी के अंदर है। और शाहपुरगढ़ी के अंदर सौरभ खत्री का जो परिवार है वो समाज सेवा से जुड़ा हुआ, क्योंकि हम पहले पूर्वजों के साथ में उनकी बातें भी सुना करते थे, बैठा करते थे, उठा करते थे, कहीं पंचायतों में आना जाना, तो वो हमारा भी जो है लगा रहा रेगुलर। और लगातार हमने उनको देखा, हर जगह पंचायतों में उनकी बातों को कभी कोई गिराता नहीं था। और भाई से जानते हैं कि सौरभ जी के बारे में कितने क्या कुछ जानकारी, उसके परिवार के बारे में क्या कुछ जानकारी है, उनके जो पूर्वजों के साथ थे क्या कभी बैठना उठना रहा है या नहीं रहा। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सर बताएंगे आप कितना जो है आप जानते हैं सौरभ जी के बारे में, उसके परिवार के बारे में, या कभी बुजुर्गों के साथ कभी उठना बैठना रहा आपका। सौरभ जी का परिवार बहुत ही सामाजिक रहा है और समाज के लिए कुर्बानी देने वाला रहा है। और समाज में इनके परिवार के एक अच्छी छाप है और लोग इनको अपने नेतृत्व के रूप में मानते हैं। और इनकी बात समाज में कोई गिराता नहीं है और ये भी हमेशा समाज की बात करते हैं और समाज हित के लिए काम करते हैं। सौरभ भाई का भी नेचर कुछ ऐसा ही है, वो बहुत ही सामाजिक और भावुक है और समाज के लिए काम करने की उनमें एक जागृति है, जो इच्छा है और क्षमता भी है। क्योंकि वो खुद एडवोकेट हैं, वो कानून को जानते हैं। फिर उनका जो परिवार है वो सामाजिक रहा है, तो वो सामाजिक वो उनके खून में है। और एक राजनीतिक परिवार भी है, इन्होंने पहले भी चुनाव उनके परिवार में लड़े हैं और अभी भी अपना नरेला क्षेत्र में इनके अच्छे नेताओं वाली छवि निकल के आई है। और युवा हैं, काफ़ी मेहनती हैं और हर गांव में इनका नरेला के आना जाना रहता है और हर गांव के लोगों के लिए कुछ ना कुछ करने की इनकी इच्छा रहती है। आए दिन मैं और सौरभ भाई इस बारे में डिस्कस करते रहते हैं कि हमें क्या समाज के लिए और करना चाहिए। अभी भी इन्होंने अपनी तरफ से निःशुल्क वृंदावन यात्रा चला रखी है और किसी भी तरह की कोई भी मदद के लिए लोग आते हैं तो ये करते हैं, चाहे वो किसी भी गाँव के। अभी युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी एक मैराथन दौड़ कराई है। मैं भी और सौरभ भाई भी दोनों ही स्पोर्ट्स में रहे हैं। सौरभ भाई भी अच्छे स्पोर्ट्स में हैं और कई फेडरेशन में भी हैं, जिसमें कि खो खो के तो भाई चेयरमैन हैं और बास्केटबॉल के भी सेक्रेटरी हैं। तो इनका स्पोर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा रुचि रहती है और स्पोर्ट्स के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं और उनकी हर संभव मदद भी करने की कोशिश करते हैं। अभी भी इन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की जो कि हमारे नरेले में पहली बार हुई है। बहुत अच्छी एक मैराथन दौड़ कराई जिसमें 3000 के करीब बच्चों ने हिस्सा लिया था, जिसमें हमारे सांसद जी आए, प्रदेश के अध्यक्ष जी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी आए और उन्होंने भी इस पहल की प्रशंसा की और बच्चों को भी प्रोत्साहित किया और उन्हें कई तरह के प्राइज़ अभी डिस्ट्रीब्यूशन जो सौरभ भाई ने रखे थे वो प्राइज़ दिए और बहुत ही अच्छी पहल की थी जो उसकी प्रशंसा की। और इससे स्पोर्ट्स में एक नई जागृति आएगी। अब दोबारा से फिर एक स्पोर्ट्स पंचायत का आयोजन भाई के दिमाग में चल रहा है। अभी कल ही मेरे से पूछ रहे थे
कि योगेश स्पोर्ट्स पंचायत करनी है तो उसकी तैयारी किस तरह से करें, कैसे करनी है, उसको करना ही है, अंजाम में लेके आना है। तो हमारी कोशिश है कि इसमें हम 5-6 जो स्पोर्ट्स हमारे देहात के रहते हैं, जो हमारे नरेला में प्रचलित भी रहे हैं और अच्छा रहा है। हमारे नरेला की हॉकी बहुत अच्छी रही है, हमारे नरेला की कबड्डी बहुत अच्छी रही है, हमारे नरेला में कुश्ती के काफ़ी अच्छे प्लेयर निकले हैं, हमारे नरेला से खो खो भी बहुत अच्छी रही है, हमारे नरेला से बास्केटबॉल वॉलीबॉल के अच्छे प्लेयर निकले हैं। तो ये 6-7 गेम को लेके हम एक स्पोर्ट्स पंचायत को तो सौरभ भाई लेके आ रहे हैं। तो ये युवाओं में एक अलग ही स्पोर्ट्स के लिए जागृति आएगी। और मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, स्पोर्ट्स के साथ साथ जब हम बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाते हैं तो फिज़िकल फिट होते हैं, दिमागी रूप से शांत रहते हैं और अनुशासन आता है और बड़े छोटे का सम्मान करना स्पोर्ट्स सिखाता है। एक चीज़ और है, सौरभ भाई जो है किसान परिवार से भी जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये जगह है वो भी दिखाई दे रही है कि उनको ग्रीनरी से कितना प्यार है। वो हम सौरभ भाई देहात से हैं, उनका गांव शाहपुर है। अभी कुछ टाइम से ही यहाँ पे जो है खेत जो प्रचलन है वो ख़त्म हुआ है, डीडी ने एक्वायर किया है ज़मीन, नहीं तो यहाँ खेती होते थे। और तो हम सभी जो है इसके पेड़ों के लवर हैं और ग्रीनरी से प्यार करते हैं। और सौरभ भाई तो बहुत ही ज़्यादा है, वो आप यहाँ इनके मकान पे देख सकते हैं। और वो इनके पिताजी की खुद HU से पढ़े हुए हैं और उन्होंने एग्रीकल्चर पेड़ों पे ही अपनी पढ़ाई की है, तो उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है कौन सा पेड़ किस टाइम फ़ायदा देता है, कौन सा पेड़ ऑक्सीजन ज़्यादा देता है, कौन से पेड़ में फल होते हैं, कौन से पेड़ की चाय उसके फूल की चाय पीनी चाहिए, वो बड़ा ज्ञान है उनको। और वो भी बड़ी रुचि लेके खुद ही मेहनत करते हैं, जो भी गार्डनिंग कर गई है सौरभ भाई के पिताजी ने किया। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने अभी जो है सब जगह देखा घूम के, हमें वो सब पेड़ मिले हैं और वो सभी जो है हमने पौधे देखे हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया रहते हैं। और जिस तरह से योगेश जी ने बताया कि उनके पिताजी को इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, और क्योंकि वो पहले ही किसान रहे हैं, किसान परिवार से जुड़े रहे हैं, तो किसान परिवार से निकला हुआ हर बच्चा उसके एक सपना रहता है कि अपने आसपास में हमेशा ग्रीनरी रखे और हमेशा वो पेड़ पौधे जो है उगाए अपने आसपास में, जो सबके भी काम आए, एक जनजीवन की जो है सेवा के लिए काम आ सके, ऐसे पेड़ पौधे लगाने की हमेशा कोशिश रहती है। और वही चीज़ें अच्छा लगता है कि जब जो है हम यहाँ आकर हमने देखा तो हमें वो सब पेड़ पौधे देखने को मिल रहे हैं जो बड़ी बड़ी नर्सरियों में नहीं मिलते या बड़े बड़े फार्म हाउसों में नहीं मिलते, वो हमें यहाँ इस गाँव के अंदर देखने को मिला। ये गांव देखने के लिए कह सकते हैं हम गांव है, लेकिन जब जहाँ सौरभ जैसे भाई रहते होंगे वहाँ गांव को भी शहर बनाने में देर नहीं लगती, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और भाई जो है योगेश राणा जी जो क्षेत्र के निगम पार्षद है, वो भी क्षेत्र को चमकाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हमें बहुत अच्छा लगा कि जो भाई ने जो जितनी बातें जो है शायद हम उतना जान नहीं पा रहे थे, और जो जितनी बारीकी से जो उन्होंने बातें बताई कि वो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स में बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्षेत्र के जो जितने बच्चे युवा हैं उन्हें चाहते हैं कि वो नशे से दूर हटकर और योगा के अपने जो है खेल की तरफ जाएं, और उसके साथ साथ में योगा भी सीखें, फिजिकली फिट रहें वो बच्चे और नशे से दूर रहें। ये बहुत अच्छी बात लगी है। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप इसी तरह से जो है लगे रहिए सेवा में, और हम और लोगों से बातें करेंगे, और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि सौरभ भाई के बारे में क्या कुछ कहना है, और सौरभ भाई से जानकारी लेंगे कि वो जो इस क्षेत्र के अंदर सेवा कर रहे हैं और इतने साल हो गए उनको सेवा करते हुए, तो अब आगे जाके उनका क्या कुछ सपना है, तो सपना भी जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम सौरभ खत्री है, मैं पेशे से वकील हूँ और भी भाजपा का प्रदेश कार्य सदस्य हूँ और गांव शाहपुरगढ़ी में रहता हूँ। परिवार की क्या कुछ पृष्ठभूमि रही है पहले की? मेरा गांव में जहाँ आप खड़े हैं शाहपुरगढ़ी, हम इसी गांव से हैं, ग्रामीण परिवार से आते हैं। पिताजी का मेरे कि पहले खेती काम थे, जब खेत एक्वायर हो गए तो आज अपना रियल एस्टेट का और कंस्ट्रक्शन का अपना बिजनेस, हम 3 भाई हैं। बात की जाए कि आप समाज सेवा से जुड़े रहे हैं, अभी आपने पीछे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैराथन दौड़ भी कराई थी, क्या कुछ सोच लेकर चलते हैं? मेरी सोच हमेशा ये रहती है कि क्योंकि मैं खुद युवा हूँ और एक खेल बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं बास्केटबॉल का नेशनल प्लेयर रहा हूँ, खो खो का नेशनल प्लेयर रहा हूँ, तो मेरी हमेशा ये सोच रहती है कि अगर युवाओं को खेल से जोड़ेंगे तो काफ़ी सारी जो परेशानियाँ हैं जो आज हम अपने इस समाज में देख रहे हैं, शराब की, नशे की, जुए की लत की, उससे बचा रहता है। कि जब खिलाड़ी खेलता है तो वो देश का ही नाम
आगे बढ़ाता है, परिवार का नाम आगे बढ़ाता है, अपने समाज का नाम आगे बढ़ाता है। तो इसलिए मेरी ये प्रेरणा हमेशा रहती है कि कैसे युवाओं को खेल से जोड़ा जाए और कैसे समाज में क्या कार्य करे जाए जिससे समाज के हर क्षेत्र के लोग को, हर वर्ग के लोगों को कुछ ना कुछ देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति जोड़ने का, योगदान करने का कुछ मौका मिले। कुछ जिस तरह से कहते हैं कि आजकल का कुछ युवा है वो कहता है कि पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो युवाओं को भड़का रही है धर्म के उसमें जो है कहते हैं कि भाई वो हिंदू धर्म को मतलब बर्बाद किया हो रहा है। तो इस तरह की बातें करके युवाओं को भड़काया जाता है कि दूसरे जो धर्म है वो हिंदू धर्म को ख़त्म करना चाहते हैं। क्या ऐसी कुछ एक आज से पहले जब से मोदी जी की सरकार आई उससे पहले इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति होती थी। खाली एक ही समुदाय को आगे बढ़ाया जाता था, उनको हर चीज़ दी जाती थी। जब से मोदी जी की सरकार आई है उन्होंने कहा इस देश के अंदर सिर्फ 3 ही जात हैं, युवा, किसान और नारी। उन्होंने धर्म कहा कि इस देश के अंदर एक ही धर्म है, देश प्रेम, देशभक्ति। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि आप जिस धर्म से आते हैं उस पर गर्व करें। हमने इतने वर्षों से राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहे थे और प्रभु राम इस देश का एक प्रतीक है। वो किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी धर्म विशेष के नहीं है, वो इस देश का प्रतीक है। इस देश को उनके नाम से जाना जाता है। तो अगर उस कार्य को कुछ लोग अपनी राजनीति सेकने के लिए ये कह रहे हैं कि हम युवाओं को भड़का रहे हैं, तो उनकी सोच में गलत है। जैसे भी आपने बयान सुने होंगे, उन्होंने कहा कि सिख इस देश में सेफ नहीं है और उसके विरोध में सिखों ने कितना भारी प्रदर्शन करा। वो सिख जिन्होंने तो क्या राहुल गांधी जी की जो बातें होती हैं उनसे लगता है आपको कोई युवाओं को कुछ मतलब भड़काया जाता है या कुछ? कोशिश बहुत करते हैं राहुल गांधी जी युवाओं को भड़काने की, मगर वो आज के देश में हमारे जैसे कपिल शर्मा का एक शो आता है ना, तो मैं राहुल गांधी के बयान की श्रेणी उसी से करता हूँ। ऐसा क्यों? वो भी युवा हैं अगर अब आप और ब्राह्मण समाज से बताते हैं वो तो के आदमी 55 साल के आदमी युवा मानोगे तो इस देश की जो युवाओं की गति है बहुत ख़राब हो जाएगी। ऐसा क्यों? 55 साल का आदमी युवा नहीं गिना जाता इस देश में। अच्छा, बुजुर्ग हो चुके हैं वो, पर वो आज भी अपना को युवा बताना चाहते हैं। इसके साथ साथ मैं और जानना चाहूँ जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से आप कितना वाकिफ़ हैं? आप मेरा टेस्ट लेना चाहते हैं, लेने में क्षेत्र के हर गोली नुक्ते से वाकिफ़ है। नहीं, जिस तरह समस्याएं हैं क्षेत्र की और क्या कारण है कि किस वजह से जो है अब तक ये क्षेत्र जो है बिल्कुल एक पिछड़ा हुआ है, जो सब पहला नंबर विधानसभा होते हुए भी ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। देखिए जी, आपने बड़ा, क्योंकि आप भी इसी पृष्ठभूमि से आए हैं, आपके दादा परदादा भी इसी पृष्ठभूमि पे रहे हैं और इसी क्षेत्र में रहे हैं, तो उसके बावजूद भी जो है अगर ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है तो उसका क्या कारण मानते हैं? आपको कई कारण बताता हूँ। एक, जब से यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर चाहे कांग्रेस सरकार रही, उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार के वर्ष से उन्होंने ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों को भी आगे बढ़ने नहीं दी और ना ही कभी उनका नेतृत्व ढंग से किया। दूसरा, ये मैं मानता हूँ कि नेतृत्व की भी काफ़ी कमी रही इस क्षेत्र के अंदर, जो समस्याओं को समझते नहीं थे और वो ये नहीं समझ पाए कि जिस तरह से आज समाज इवॉल्व कर रहा है, क्षेत्र इवॉल्व कर रहा है, यहाँ पे काफ़ी प्रवासी लोग आ गए, तो उस हिसाब से क्षेत्र का जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ाना चाहिए, क्षेत्र की समस्याओं को कैसे हल करना चाहिए, तो वो एक नेतृत्व की समझ की भी बड़ी कमजोरी रही। और जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, उन्होंने इस क्षेत्र की तरफ तो क्या पूरी दिल्ली की तरफ नहीं देखा, देहात की तरफ तो चले ही नहीं। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना आई, ग्राम उदय योजना, जिसको हमारे माननीय LG साहब ने गाँवों को 960 करोड़ रुपये देकर दिल्ली के गाँवों को बढ़ा दिया। अब से इस पूरे क्षेत्र सबसे बड़ी समस्या नरेला, यहाँ पे सबसे बड़ा बाजार पड़ता था, उसकी ट्रैफिक जाम हुई थी। किसी ने ये नहीं सोचा कि उससे हम बाईपास कैसे निकालें। इस क्षेत्र के अंदर आबादी बढ़ गई, आज हर वहाँ पे किराएदार आ गए क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया बच गया, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवेज, पानी की समस्या पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। जो फिरनियाँ थी वहाँ गोदाम बन गए, अब वहाँ से हैवी ट्रक निकलते हैं, किसी ने ये नहीं सोचा कि वहाँ पे RCC की रोड बनानी चाहिए। तो ये ऐसी छोटी छोटी समस्याएं जो कि आज एक बड़ी समस्याओं का रूप ले चुकी हैं। तो अधिकारी जो हैं वो तकरीबन तो सभी जो है LG के अंडर आते हैं। जब से LG के अंडर आने शुरू हुए हैं और जब से केजरीवाल जी तो कहते हैं कि जो है वो हमारे अंडर नहीं है और आप कहते हैं कि जो LG साहब के अंडर तो अब आए हैं। इसका मतलब दोनों में से कौन क्या कहता है? देखिए, केजरीवाल जी तो झूठ की दुकान है।
जो आदमी अपने बच्चों की कसम खा के कहता था कि अगली बारी यमुना साफ करा, कांग्रेस से समझौता नहीं करूँगा, मैं लालू को जेल भिजवा दूँगा, मैं शीला को जेल भिजवा दूँगा, मैं कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी है, आज वो उनकी गोद में बैठा है। तो ऐसे व्यक्ति की बात ही ना करें जो कि जेल शराब घोटाले के अंदर जेल में बैठा है। उनका जो एजुकेशन मिनिस्टर था वो शराब मंत्री बन गया। आज अभी डीटीसी बस घोटाला खुलने वाला है। दिल्ली जल बोर्ड बिल्कुल घाटे में चला गया, कभी प्रॉफिट में था, आज वो कई हज़ार करोड़ों के घाटे में है, सैलरी बांटने के पैसे नहीं हैं। तो जब से एलजी साहब को माननीय राष्ट्रपति के तहत पावर मिली है, तब से आप दिल्ली में देखो ग्राम उदय योजना, दिल्ली सड़का नियम, अभी पीछे एलजी साहब खुद यहाँ आए थे। सिंह गांव की समस्या पिछले 3 साल से एक समस्या का निर्माण उन्होंने 1 मिनट के अंदर कर दिया। के पीछे भी बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, चाहे खेती बाड़ी से भी आपका परिवार जुड़ा रहा है, कितना प्यार करते हैं जी। आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे एक पेड़ हमारे खुद के हाथ का लगाया हुआ है, ये सारे पेड़ कई साल पुराने पेड़ हैं, मतलब मेरी उम्र से भी ज़्यादा के पेड़। कैसा लगता है आज इनकी छाँव में बैठ के? मैं इस किसान का बच्चा हूँ, पेड़ों से और खेतों से तो बचपन से प्यार रहा है। अच्छा, युवाओं के लिए क्या आगे आपका, अगर पार्टी अगर आपको मौका देती है तो क्षेत्र के अंदर सबसे पहली समस्या है एक मेट्रो की, क्योंकि उसकी वजह से विकास रुका हुआ है। आपको इस पे आपको मैं थोड़ा सा और आपके दर्शकों को बता दूं कि मेट्रो का जो समस्या है वो अब सुलझ चुकी है। दिल्ली सरकार एक एनओसी नहीं दे रही थी, दिल्ली सरकार पहले पैसे नहीं दे रही थी, बड़ी मुश्किल से वो एनओसी हमने ले ली गई है। डीपीआर बन चुका है, फाइनेंस कमेटी से अप्रूवल हो चुका है, अगली कैबिनेट मीटिंग के अंदर जब भी होगी उसमें उसका अप्रूवल भी आ जाएगा। ये जो रुकी रही मेट्रो, इसका एक ही कारण है, उस व्यक्ति का नाम है केजरीवाल। केजरीवाल केजरीवाल बार बार आप लोग जो है केजरीवाल का जाप क्यों करते हैं? क्योंकि देखो यही चीज़ें आती हैं, ऐसा आप केजरीवाल जी का जाप क्यों करते हैं? आप लोग का जाप नहीं कर रहे। आप जब कहीं सांप देखते हो, आप कहते हो ना सांप सांप सांप, तो मैं वो बता रहा हूँ, उसे सचेत कर रहा हूँ। तो आप सांप बता रहे हैं? आप मैंने आपको उदाहरण दिया कि जब आप कोई देखते हो गड्ढा, आप कहते हो भाई गड्ढा है गड्ढा है गड्ढा है, तो आपको सचेत करना पड़ता है लोगों को। तो मैं आपके दर्शकों को सचेत कर रहा हूँ कि गड्ढा है, दिल्ली का सबसे बड़ा गड्ढा, दुर्भाग्य, जो आप कहना चाहें वो है। मैं इतना बता सकता हूँ कि मेरी जो पढ़ाई हुई है वो दिल्ली के हिंदू कॉलेज से हुई है, जो इस वक्त पूरे इंडिया का नंबर 1 कॉलेज पिछले कई सालों वर्षों से आ रहा है। मैंने अपनी वकालत की पढ़ाई करी, मैंने उसमें मास्टर्स करी, मैंने प्रैक्टिस करी। और जो ये कहना है कि मैं क्षेत्र से जुड़ा था, मैं क्षेत्र से कई वर्षों से जुड़ा था, अपने गांव से जुड़ा था, ये था। मगर हाँ, मैं संगठन की राजनीति कर रहा था। मेरे पे संगठन में युवा मोर्चा के अंदर कई दायित्व रहे, सोशल मीडिया और IT हेड से लेकर मैं उनका राष्ट्रीय महामंत्री था। मैंने अपने देश को, अपनी पार्टी को विदेशों में कई चुनावों के अंदर, आज भी मैं पार्टी के माध्यम से विदेशों में युवाओं संगठन में चुनाव लड़ता हूँ। तो अब जब वो मैंने सारी जिम्मेदारी निभा ली और मुझे लगा कि अब मेरे में इतनी समझ और इतना सक्षम आ गया है कि मैं इस क्षेत्र की समस्याओं पे भी के लिए खड़ा हो सकता हूँ, कर सकता हूँ। और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। चुनाव लड़ना ना लड़ना अलग विषय है, ये मेरा क्षेत्र है और इस क्षेत्र के अंदर कई ऐसे कार्य हैं जो बोलना नहीं चाहता, मगर आप क्षेत्र में घूमेंगे जो मैंने बिना विधायक होते भी पिछले 5 वर्षों में हमारी भारत सरकार से कराए हैं। और चाहे आप सिंघू गाँव चले जाएँ, आप मेरे गांव में आ जाएं, आप नरेला चले जाएं, आप कैक्टस पार्क देख लें जो आपके यहाँ बना है। ये कई ऐसे कार्य हैं जो मैंने, अपनी पार्टी ने जो मुझे ताकत दी, उस ताकत का इस्तेमाल करते हुए ये मैंने कार्य क्षेत्र की दिया है। तो अब क्या चाहते हैं पार्टी से कि पार्टी आपको मौका दे? ये हमारे यहाँ पे हम चाहते नहीं हैं, हम सब कार्य करते हैं, हमारा सब पार्टी की मर्जी है, करना है। पार्टी नेतृत्व जो सोचता है वो अच्छा ही सोचता है। तो क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में इस क्षेत्र को कोई पढ़ा लिखा, एक समझदार, एक सूझबूझ रखने वाला विधायक मिल सकता है? मैंने कहा हम लोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं। पार्टी जो भी फैसला और निर्णय लेती है वो सोच समझ के और लोगों की भलाई के लिए लेती है। क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को? मैं क्षेत्र की जनता को संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने हितों के प्रति उजागर हों। खाली सरकार ही काम नहीं करती, जब तक नागरिक सचेत नहीं होगा, अपने हकों के बारे में उसको मालूम नहीं होगा, तब तक सरकार चलती नहीं। सरकार का आप भी एक पहिया है गाड़ी का, तो जैसे एक पहिया हम कहते हैं डेमोक्रेसी का पत्रकार है, ऐसे एक पहिया जनता है। जब तक जनता योगदान नहीं देगी, अपने हितों के लिए खड़ी नहीं होगी, तब तक किसी भी समाज का, किसी भी क्षेत्र का उद्धार नहीं हो सकता। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
युवाओं को मैं संदेश देना चाहूँगा कि आप बढ़ चढ़ के इस देश में की तरक्की में भागीदार बने, चाहे वो खेल के माध्यम से बने, चाहे व्यवसाय के माध्यम से बने, चाहे वो पढ़ाई के माध्यम से बने, मगर हर प्रति ये सोचें कि मैं कैसे इस देश को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा सकता हूँ और नशों से दूर रहें।